नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज आवर चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय में लगी एक जनहित याचिका और इस याचिका पर कोर्ट द्वारा सरकार से मांगा गया जवाब। तो इस पूरे मामले में जो विधेयक पुटअप हुआ, पहले उस पर बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023, जो दिनांक 8 सितंबर 2023 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन दिनांक 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। इस प्रतिवेदन के जो प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख बिंदुओं में है उद्देश्य और कारणों का कथन। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों का जो कथन है वो मूल विधेयक में पहले क्या था उसको देखते हैं। मूल विधेयक में था, पृथक राज्य प्राप्ति आंदोलन के दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों द्वारा दी गई शहादतों, झेली गई यातनाओं, प्रताड़ना व दमन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाद में दिए गए स्पष्टीकरण कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों यथा बाढ़ पीड़ित, चक्रवात पीड़ित, अग्नि पीड़ित, अकाल पीड़ित, युद्ध पीड़ित, दंगा पीड़ित को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है। ये था मूल विधेयक में। अब इसमें जो प्रवर समिति द्वारा जो संशोधन किया गया, वो उसमें क्या संशोधन हुआ उसको देखते हैं। उद्देश्य और कारणों का कथन। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तराखंड की स्थानीय जनता द्वारा एक बृहद आंदोलन किया गया था, जिसमें अनेक लोगों द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गई और भांति भांति की यातनाएं सही गई। उक्त आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति चिन्हित ऑब्लिक वर्गीकृत हैं। आंदोलनकारियों के ऐसे वर्ग को उनके द्वारा दिए गए बलिदान को ध्यान में रखते हुए सम्मान दिया जाना और लोक सेवाओं में ऐसे आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व लिया जाना समीचीन होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय की इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार AIR 1993 SC 477 नामक निर्णायक विधि, जिसमें अवधारित किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों यथा बाढ़ पीड़ित, चक्रवात पीड़ित, अग्नि पीड़ित, युद्ध पीड़ित, दंगा पीड़ित आदि को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ये प्रवर समिति द्वारा संशोधन किया गया। अब इस विधेयक का उद्देश्य और कारणों का जो कथन है वो स्पष्ट हो गया। अब इस पूरे जो विधेयक पारित हुआ, ये पारित हुआ विधेयक
18 अगस्त 2024 को ये विधेयक इसमें राज्यपाल के यहाँ से हस्ताक्षर होकर आने के बाद 18 अगस्त 2024 को इसका अधिसूचना भी जारी हो गई। और इस अधिसूचना के जारी होने के बाद इस विधेयक को लेकर खुसर पुसर भी शुरू हो गई। हालांकि राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ा मामला होने के कारण कोई सीधे तौर पर इसमें कोई भी नेगेटिव प्रतिक्रिया करने से बच रहा है, लेकिन खुसर पुसर जमकर हो रही है। और इन्हीं खुसर पुसर में एक खुसर पुसर यह भी हो रही है, जैसा कि ये विधेयक लाए जाने का जो आधार लिया गया है, इसमें आधार लिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय की इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार नामक निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है इसमें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों यथा बाढ़ पीड़ित, चक्रवात पीड़ित, अग्नि पीड़ित, युद्ध पीड़ित, दंगा पीड़ित आदि को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 10% क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है। तो अब इसको लेकर जो खुसर पुसर हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि विधेयक को का अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि जो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण दिया गया है इस इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्णय के तहत, उसमें इन आंदोलनकारियों को क्या माना जाए। बाढ़ पीड़ित माना जाए, चक्रवात पीड़ित माना जाए, अग्नि पीड़ित माना जाए, युद्ध पीड़ित माना जाए या दंगा पीड़ित माना जाए। हमारा मानना है कि आवाज़ जो हम एक हैं कि जिस नारे की ताकत के बल पर हमने ये उत्तराखंड राज्य हासिल किया, वो राज्य गठन के बाद वो नारा धरातल से विलुप्त हो गया। और आवाज़ जो हम एक है के नारे को ही शहीदों का मूल सपना मानते हुए इस नारे को धरातल पर साकार करने की प्रबल जरूरत है। शहीदों के सपने को साकार करने के उद्देश्य से एक विचार मंच के रूप में गठित उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक संयोजक के नाते मेरा अपना मानना यह है, इसका पूरा एनालिसिस करने के बाद, कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों का जो कथन है उसमें जो उल्लेख किया गया है उसी में अंतर्विरोध है। जैसे एक और तो यहाँ इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तराखंड की स्थानीय जनता द्वारा एक बृहद आंदोलन किया गया था। ये विधेयक साफ कह रहा है कि उत्तराखंड की स्थानीय जनता द्वारा एक बृहद आंदोलन किया गया था। और इसी में आगे जो आप कह रहे हो कि उक्त आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति चिन्हित ऑब्लिक वर्गीकृत है। तो चिन्हीकरण जो है, चिन्हीकरण ही इसका त्रुटिपूर्ण को लेकर ही विवाद है। सर्वमान्य चिन्हीकरण नहीं हुआ है, उसी के कारण राज्य के समूचे हर वर्ग में असंतोष है और विवाद की स्थिति बनी हुई है। साफ तौर पर जैसा विधेयक में कहा गया है कि राज्य निर्माण हेतु उत्तराखंड की स्थानीय जनता द्वारा एक बृहद आंदोलन किया गया था, तो चिन्हीकरण भी स्थानीय जनता का होना चाहिए था। चिन्हीकरण साफ होगी, चिन्हीकरण किसने किया था, ये स्थानीय जनता इसके लिए चिन्हित है, क्योंकि उस आंदोलन में अब आगे इसमें बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ इस विधेयक में ये बात तो आई गई है, लेकिन हमारा अपना कहना है कि पूरे उत्तराखंड आंदोलन के दरमियान जब यहाँ के समूचे कार्मिक और शिक्षक समुदाय ने भी उस आंदोलन में अपनी कुर्सी को दांव में लगाकर 94 दिन तक लगातार सड़क में संघर्ष किया था। और ताज्जुब की बात है कि इस विधेयक में स्थानीय जनता का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन कार्मिक और शिक्षक समुदाय के द्वारा जो उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई गई उसका जिक्र तक नहीं किया गया है। जबकि उस पूरे 3 माह से अधिक समय तक लगातार चले उस आंदोलन में
कि एक दौर ऐसा भी आया जब जनता उस आंदोलन की मुख्य धारा से पीछे हट गई थी और उसके बावजूद कार्मिक समुदाय और शिक्षक समुदाय उसके अग्रणी पंक्ति में आखिरी तक खड़ा रहा, डटा रहा। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। इससे पूरा राज्य का समूचा कर्मचारी शिक्षक समुदाय जो है चिन्हीकरण के मामले को लेकर और जो ये क्षतिज आरक्षण का विधेयक आया है, इसमें जब कार्मिक शिक्षक समुदाय की भूमिका का जिक्र तक नहीं किए होने से बहुत हतप्रभ है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं खुद उस राज्य प्राप्ति के आंदोलन में मुजफ्फरनगर जैसे बर्बरतापूर्ण कांड में मौत से रूबरू हुआ, नरेंद्र नगर में मेरी उस समय पोस्टिंग थी, तो लगातार नरेंद्र नगर में तो ये स्थिति थी कि लोगों का ये कहना था कि ये पांडे हमारे नौनिहालों को मरवा देगा। वहाँ के जो युवा साथी हैं, राजपाल है, पुंडीर है, ये विवेक वगैरह सब लोग जो भी युवा लोग थे, वो लोग हम रात भर वहाँ पर रणनीति बनाए, मतलब जो कुछ किया वहाँ के सब लोग जो बच्चे जो थे मुझे फॉलो करते थे, क्योंकि हमारा घिसे पिटे आंदोलन के बजाय हम चाहते हैं कि तड़क भड़क ऐसा किया जाए जिससे सबका ध्यान आकर्षण हो। उसके लिए हम 24 आवर्स पे एक्टिव रहते थे। तो एक तो यह है कि जो उस समय हमने जो भी मूवमेंट किया था, पूरे समर्पित सभी राज्य के समूचे उत्तराखंड वासियों द्वारा समर्पित होकर जो संघर्ष किया गया था, सामूहिक रूप से सब ने मिलजुल कर जो संघर्ष किया था, उसमें हमारा अपने जो समीक्षा की हमने उसमें ये माना कि शहीदों की शहादत और कार्मिकों की बगावत से उस आंदोलन की ओर सबका ध्यान आकर्षण हुआ था। कार्मिकों की बगावत से ऐसे है 94 दिन तक पूरे राजकोष में ट्रेजरी में ताले लटके रहे, जिससे पूरा वित्तीय लेन देन पूरा ठप रहा। अब सबसे बड़ी बात उसमें ये चिंता की सबको सरकार के आंखों माथे पर चिंता के बल इसलिए पड़ गए थे कि कैसे ही ट्रेजरी को में से लॉक हटाया जाए, राजकोष की लेन देन की स्थिति को बहाल किया जाए। सबसे बड़ी बात ये हो गई। तो बात है कि क्या हर उस आंदोलन में हमने देखा हर व्यापारी की भूमिका थी, हर छात्र छात्राओं की भागीदारी थी, उन महिलाओं की भागीदारी थी जो अपने चौला चूका बर्तन आदि को छोड़कर सबसे पहले सुबह आंदोलन की कतार में खड़ी होकर जुलूस निकालती थी। सबकी जन जन की भागीदारी उस आंदोलन में रही है। अगर आज कहते हैं 11,400 समथिंग जो चिन्हित आंदोलनकारी के हैं उनकी भूमिका थी, तो ये किसी के गले नहीं उतरती ये बात, क्योंकि हर किसी ने समर्पित होकर उस आंदोलन में भागीदारी की थी, अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था, कैसी यातनाएं झेली सब लोगों ने मिलजुल के। तो जैसा भी कोर्ट ने भी पूर्व में कहा था कि क्षतिज आरक्षण के मामले में कि राज्य के समुचित नागरिकों ने इसमें भागीदारी की थी, और इस विधेयक में भी जो विधेयक का आज कोर्ट में इसके खिलाफ जनहित याचिका लगी है, इस विधेयक में भी जो उद्देश्य और कारण दिए गए हैं इसमें भी साफ है कि राज्य निर्माण हेतु उत्तराखंड की स्थानीय जनता द्वारा एक बृहद आंदोलन किया गया था। जब स्थानीय जनता द्वारा एक बृहद आंदोलन किया गया था, आप इसमें उल्लेख कर रहे हो, तो जो चिन्हित कर रहे हो आप किसी व्यक्ति विशेष को चिन्हित क्यों कर रहे हो? सबका यह कहना है कि सब लोगों, अब विशेष रूप से कार्मिकों की भागीदारी में तो हमारा पूरा कर्मचारी शिक्षकों का इसमें विवादपूर्ण स्थिति है कि इसमें जिक्र तक नहीं किया गया है। तो इस पूरे मामले में हमारा ये भी कहना है कि उस समय जब हमने आंदोलन में जो मूवमेंट किया था, उस समय हमने इन सोचा था कि कल को हमारा राज्य बन जाएगा। तो कार्मिकों में तो इस बात को लेकर भी खिन्नता है और नाराजगी है कि हमने उस समय ये सोचा भी था कि राज्य बनने के बाद जब हम अपनी ही समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ को ऐसे दबा दिया जाएगा या उसे अनसुना कर दिया जाएगा। अब ये नौकरी में देना या बसों में टिकट फ्री करना या आरक्षण देना, ये सब बातें तो दूर की बात है। पूरे राज्य के कर्मचारी शिक्षक समुदाय का तो ये कहना है कि कम से कम हमारी समस्याओं को लेकर जो हम आवाज़ उठाते हैं उन समस्याओं को, उन मांगों का तो समाधान कर दिया जाए।
वो भी नहीं हो रहा है। और अगर अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो उसको भी इन जिन प्रकार दबाने का प्रयास किया जाता है। इस राज्य में पिक एंड चूज की पॉलिसी शुरू से ही अपनाई जाती रही है। तो सबको जो आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता और आर्टिकल 16 है रोजगार में समान अवसर, इन दोनों का ही उल्लंघन हुआ है, हमारा ऐसा मानना है इस विधेयक के लिए। क्योंकि जब हमने उस आंदोलन में उस मूवमेंट में भाग लिया था तो उस समय हमने सोचा था कि हम राज्य बनने के बाद हमें कुछ लाभ मिल जाएगा, ये हमारे लाभ लेने की मंशा नहीं थी, या हमें आरक्षण मिल जाएगा, या हमें बसों में टिकट फ्री मिल जाएगा, या नौकरी मिल जाएगी, ये उद्देश्य उस समय नहीं था। उस समय तो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई थी पूरे उत्तराखंड के आंदोलन में। और जो 27% ओबीसी के आरक्षण से शुरू हुआ था वो आंदोलन बाद में उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में कन्वर्ट हो गया था। आज पूरे उस बैकग्राउंड में नज़र दौड़ाते हैं तो जो 27% ओबीसी के आरक्षण को लेकर शुरू हुआ वो आंदोलन आज 24 साल बाद पुनः ये जो आंदोलनकारियों को ही जो क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है उसको लेकर जो राज्य में उत्पन्न विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, न्यायालय में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर हुई है, उससे पूरे राज्य के समूचे जन जन में ये क्षैतिज आरक्षण को लेकर या जो राज्य आंदोलनकारियों को जो सम्मान दिया जा रहा है उसको लेकर या नौकरियां दी गई हैं, तमाम जो भी बातें हैं उसको लेकर इफ एंड बट लगाए जा रहे हैं या उसमें सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आगे इस पूरे मामले में बुरा हमारा तो यही कहना है कि ये जो विधेयक लाया गया है इसमें पूर्व में भी कोर्ट द्वारा जो 2004 में जिस ढंग से नियुक्तियाँ हुई थी राज्य आंदोलनकारी कोटे से और उनको आरक्षण से देते हुए उनको कोर्ट द्वारा पूर्व में ही अवैध घोषित किया गया था। और कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि क्योंकि राज्य के हर नागरिक ने इस आंदोलन में भागीदारी की थी, उन सब बातों को देखते हुए आज जो हालात हैं उसको लेकर अब इसमें क्या हुआ, आंदोलनकारियों को कोई आंदोलनकारी नाराज न हो इसका डर तो पूरे सत्ता पक्ष को भी है विपक्ष को भी है। किसी ने इन सोचा इसके विधिक पहलुओं पर क्या इसकी बारीकियां हैं उस पर किसी ने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। यहाँ पर न्याय विभाग द्वारा हो या किसी द्वारा भी हो, पूर्व में भी गवर्नर के यहाँ भी ये विधेयक को 2015 में जब लाया गया उस समय उसमें दस्तखत नहीं हुए थे। अब ये पुनः इस विधेयक को लेकर जिस प्रकार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो सब ने कहा कि हाँ राज्य आंदोलनकारियों को नाराज हुआ, इनको ये विधेयक आरक्षण दिया जाना चाहिए, या उनकी जो 2004 से जो नियुक्तियाँ हुई जिन्हें कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया गया था उन्हें उस बैक डेट से ही उनको वैध मान लिया गया। तो इसको लेकर जो राज्य आंदोलनकारियों के प्रति सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा जो दरियादिली दिखाई गई और विधिक पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए उससे ये ठीक है कि 11,400 करीब जो जितने भी 11,000 करीब आंदोलनकारी जो हैं वो खुशी जाहिर करें और सरकार का आभार व्यक्त जताएं, लेकिन राज्य के जो लाखों लाख जनता है वो इस बात से खुश नहीं है, इसको लेकर सवाल उठा रही है। और ये निर्विवाद की पूरा इसका मूल जड़ जो है जो राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण है वो चिन्हीकरण को लेकर विवाद की स्थिति है और चिन्हीकरण को लेकर जो सर्वमान्य मानक तय नहीं है इसी को लेकर ये पूरा फसाद की जड़ है। अगर राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण को लेकर अगर सर्वमान्य मानक तय करके अगर उनका चिन्हीकरण किया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज इस पूरे मामले में जो विभिन्न समाचार पत्रों में अमर उजाला में है ये लीड न्यूज है, राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण किस आधार पर तय किया हाईकोर्ट। इन्होंने हाईकोर्ट ने पूछा है सरकार से, इसको 6 सप्ताह का समय दिया गया है सरकार से इस पूरे मामले में। तो ये सुबह से जब ये समाचार आया तो इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने की इच्छा थी और
देर शाम को अब इस पूरे मामले में इसके कई पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद हमारा ये कहना है कि जो ये विधेयक है, इस विधेयक में कुल में ही ये विधेयक निर्विवाद नहीं है और इसमें सवाल हैं और इसके अंतर्विरोध हैं, और सरकार को चाहिए कि इन सारे बिंदुओं पर विचार करें और जल्द से जल्द जो राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए एक सर्वमान्य मानक तय करते हुए पुनः नए सिरे से चिन्हीकरण किया जाए और उसमें राज्य के समूचे कार्मिक शिक्षक समुदाय को, जिन्होंने उस समय 94 के आंदोलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और आज भी वो इस राज्य में या रिटायर हो गए हैं या इस राज्य के मूल निवासी के रूप में यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिन्हीकरण किया जाना चाहिए। और इसके अलावा उस आंदोलन में, उस पूरे आंदोलन की कवरेज करने वाले जो पत्रकार हैं, अब कोई पत्रकार पत्रकार को तो कोई जेल में नहीं डालेगा या कोई उसके साथ कोई उत्पीड़नात्मक कार्य नहीं करेगा, लेकिन उस समय पत्रकारों ने भी कितनी विषम परिस्थितियों में भी जिस ढंग से कवरेज की थी, उस समय के जो पत्रकार थे उनको भी आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए, क्योंकि कितनी विषम परिस्थितियों में उस समय कवरेज किया था पत्रकारों ने, वो हमने खुद देखा है। जैसे कुंजापुरी मेला में, कुंजापुरी मंदिर में धरने अनशन में बैठे थे महिलाएं आंदोलनकारी, और वो नरेंद्र नगर से कुंजापुरी मंदिर में जाना और वहाँ की पूरी कवरेज करना, फ़ोटो खींचना और फिर कुंजापुरी से नीचे नरेंद्र नगर आना, समाचार को लिखना, फोटो और समाचार को तैयार करके फिर वो समाचार पत्र वाली जो गाड़ी आती थी उन गाड़ियों के जरिए देहरादून या ऋषिकेश को उसको समाचार को भेजना। बड़े पूरी भाग दौड़, कभी की बार तो हम कुंजापुरी से नरेंद्र नगर में जगदम्बा उनियाल जी हुआ करते थे, वो बेचारे अब उनका निधन हो गया है, उनको हमने बहुत नज़दीक से उनको देखा कि कुंजापुरी से कई बार तो मैं उनके साथ पैदल आया, वहाँ से तमाम फोटो खींच के और न्यूज़ की कवरेज करके वहाँ लाए, फिर वो सब न्यूज़ तैयार करी और लिफाफे वाली जब फिर गाड़ी आई तो गाड़ी उनके हाथ वो समाचार को भेजा। तो ऐसे ही तमाम जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ पर कोने कोने, राज्य के कोने कोनों से वहाँ पर पत्रकारों ने कवरेज करी थी। किन विषम परिस्थितियों में कवरेज की होगी, तो उस समय के भी जो पत्रकार थे और आज भी जो हैं उन्हें भी राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। आगे इस पूरे मामले में जो जनहित याचिका लगी है उसमें कोर्ट का क्या निर्णय आता है और सरकार का क्या जवाब आता है और कोर्ट द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर नज़र रहेगी। आगे इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आपके साथ शेयर किया जाता रहेगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।